लेट्स लुक एट सम ऑफ द मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पास दैट्स. तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैनेजेबल हैं एंड सम क्वेश्चंस दैट आर रियली इंटेंस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस. अब बहुत खराब लगने की बात नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू हैड द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इन 2025, तो यू शुड नॉट रियली वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यू हैव 5 डस्टबिन्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एट डिफरेंट प्लेसेस. Ramesh takes multiple rounds of the path every morning, always at the same speed. He noticed that it took him a different number of steps to walk between any two consecutive dustbins. So अगर यहाँ पे 5 dustbins हैं, that is what we have 1, 2, 3, 4 and 5 dustbins. So यहाँ से यहाँ जाने में अगर उसको A steps लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में B steps, C steps, D steps and E steps is what is being required यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रमेश also noticed that starting from any of the dustbins, it took a minimum of 800 steps to reach every second dustbin. तो अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसे कम से कम 800 स्टेप्स लेने पड़े टिल द टाइम ही रीच हियर, मिनिमम ऑफ 800 स्टेप्स. नाउ मिनिमम ऑफ 800 स्टेप्स मींस व्हाट, दिस पर्सन विल हैव टू ट्रैवल लेट्स से 399 प्लस 401, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. अगर यहाँ पे और यहाँ पे ट्रैवल करने डिफरेंट स्टेप्स चाहिए, बट दोनों मिला के 800 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो मिनिमम ऑफ 800 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 1260 स्टेप्स टू रीच एवरी थर्ड डस्टबिन. तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर यहाँ पे पहुँचना है तो 1260 स्टेप्स एटलीस्ट उसको लगेंगे पहुँचने में. दैट इज वॉट वी आर लुकिंग एट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. नाउ वॉट वी आर सेइंग हियर इज, अगर यहाँ से मैं देख रहा हूँ, right, and if this person wants to go like this and reach this particular dustbin, then this entire journey, right, this entire journey has to be less than 1260 steps. That much we can figure out. And we also know that this part of the journey, अगर मैं ये दो dustbins की बात करूँ, this has to be greater than 800 steps. So this is what we need to understand, right? So this has to be less than or equal to 160, this has to be greater than or equal to 800 steps. तो अगर पूरी की पूरी इसकी बात करेंगे तो क्या हो सकता है? So first thing you have to understand, if 800 steps है उससे ज़्यादा होना चाहिए, I know that from here to here 800 steps होना चाहिए कम से कम. And if I'm looking at from here to here, again 800 steps होना चाहिए. So we can say that 1200 steps is the minimum, is what we can say in general अगर देखते हैं तो, राइट, बिकॉज इसके और इसके बीच में अगर 800 का गैप है और इसके बीच में अगर 460 का गैप है तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो 1200 इज द मिनिमम, 1260 इज द मैक्सिमम, तीन के लिए. एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो 800 इज बेसिकली द मिनिमम दैट इज देयर. सो आई नीड टू फिगर आउट कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एंड दैट वे आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैंडल दिस वन. सो यहाँ पे इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई एवरीथिंग एंड ट्राई टू डू इट, वी आर बेसिकली सेइंग दैट ए बी, ये जो बीच के डिस्टेंसेस है ना, ये एटलीस्ट 400 होने चाहिए. ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल, बट मैं बोल रहा हूँ चलो 400 इज व्हाट वी कैन लुक एट हियर इन जनरल, बिकॉज 800 चाहिए तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, लेट्स से फॉर एग्जांपल. एंड अब तीन के अंदर अगर मैं गैप देख रहा हूँ तो 1260 मैक्स हो सकता है, विच बेसिकली मीन्स 420. सो ईच गैप कैन ईदर बी 400 और 420. अब उसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके, दैट यू कैन डू, बट 400 या 420 होना चाहिए. Which basically means that the entire circumference, right, the entire circumference can be either 2000 steps or at least 2000 steps, and at most अगर देखेंगे 420 into 5, which is going to be 2100 steps. So 2000 and 2100 steps के बीच में उसका पूरा का पूरा circumference होना चाहिए. We know that the step size is 0.77 meters, तो ये minimum हो जाएगा और ये maximum हो जाएगा, right, in terms of the steps that we have. अपने को रेडियस फाइंड आउट करना है यहाँ पे. नाउ दिस इज द सर्कमफरेंस, वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो 2 पाई r इक्वल्स दिस, सो r विल बी दिस डिवाइडेड बाय 2 पाई, r विल बी दिस डिवाइडेड बाय 2 पाई, right? So what we will get here is, I'll just write it down here and then we can use the calculator, I can figure it out. 2000 into 0.77 divided by 2 into 22 by 7, ऐसे कुछ यहाँ पे दिख जाएगा. Similarly, if I'm looking at the other one, it's going to be 2100 into 0.77 into 7 divided by 2 into 22. तो ये दो numbers के बीच में whatever I'm going to get, that is going to be my answer. So यहाँ पे if you can use just the calculator and you can figure out what exactly is going to happen, you will be able to get the values here. So 2000 into 0.77 multiplied by 7 divided by, you can say 44, is going to give you some 245 as the value here. And अगर इसकी बात हम करेंगे, so instead of this we are going to have to get 2100, बाकी सब तो ठीक है. तो यहाँ पे what I will do is, I will kind of want to divide this by 2000 and I will multiply whatever answer I've got by 2100. So I'll get 257.25, ऐसे कुछ आंसर आएगा यहाँ पे.
So my answer has to be between 245 and 257. Among the given options that I have, 245 257 के बीच में ये number है, बाकी numbers नहीं है. So the correct answer is going to be option C here. You just have to understand it at a generic level. This need not be 400. It can be less than 400 and more than 400 as well. तो वो भी हम लोग adjust कर सकते हैं. This could be 399, this could be 401 at least करने के लिए. अगर ये 401 है तो उसको मैंने 402 कर दिया, doesn't matter, और 400 कर दिया, it doesn't matter at all, right? But minimum what we are looking at here in this particular context is अगर सब कुछ same है तो, and of course 245 के आगे बहुत ज़्यादा margin है, so we are looking at the correct answer being between 245 to 57.25, तो 250 should be the answer here. Next question देख लेते हैं. Now going from a very calculation intensive question to something जहाँ पे you will have to apply some mind here. तो एक बार try कर लेना, then have a look at the solution. Now 8 employees have been rated on a scale of 1 to 50 for their performance. All the ratings were integers. Distinct है नहीं बताया है. The overall average rating of the 8 employees is 30. So total कितना हो जाएगा? 30 into 8, that is 240. While the 5 employees with the highest ratings average 38. So अगर मैं 5 employees with the highest ratings देखता हूँ तो उनका average 38 है, मतलब total उनका 190 है. So bottom 3 लोगों का कितना हो जाएगा total? Because everything is 240, these 3 people will have 50 का total. Also if you look at the 5 employees with the highest ratings 38, ठीक है, ये वाला part हो गया, and the 5 employees with the lowest ratings average 25. So again मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये 3 हो गए top, and 1 2 3 4 5 हो गए मेरे bottom most employees. So bottom का जो rating है 25 है, 25 into 5 is 125. तो top 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 240 minus 125, that is 150. So अगर मैं इसको simplify करूँ, I have 1 2 3 4 5 6 7 8 people. अगर मैं top 3 का total देखूँ, I know that it is going to be 115. और अगर मैं bottom 3 का total देखूँ, I know that it is going to be 50. What does that mean about the middle 2 employees? 115 plus 50 is going to be 165. 240 minus 165 मतलब इन दोनों का total बन जाता है 75. So these two people have their cumulative rating as 75. अपने को पता करना है which of the following is definitely false. तो यहाँ पे one way of doing this is by assuming that whatever has been given in the options is true and then trying to figure it out. अब यहाँ पे the second highest rating obtained is 38. So let's say for example the second highest rating obtained is 38. तो ऐसे इसको लिखते हैं just so that it makes our life easier. अगर ये 38 है, right? If this part is 38, then what can we say about this one? This one will be at most equal to 38. हो सकता है at most equal to 38. Fair enough. What about these two? मेरे को 75 करना है and 38 या उसके नीचे होना चाहिए. अगर ये दोनों 37 हो गए तो 75 नहीं होगा, 74 होगा. So this can be 38, this can be 37 and we are sorted. We don't really need to worry about anything because यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 plus 38 is going to be 76. So this will have to be 39. So 39, 38, 38, 38, 37 makes sense. So ये वाला जो part है, this is definitely going to be true. Second, the lowest rating obtained is 1. So again, let's look at this. 4, 5, 6, 7, 8. Lowest rating अगर 1 है, अगर lowest rating 1 है, then what exactly is the problem here? Again, we don't really mind 1 being there because अगर 1 है, पहले वाले केस को ही अगर देखते हैं, if this is 1, then what will happen? इन दोनों में मेरे को 49 चाहिए. I can say that this is 25, this is 24, and I am sorted. So this can also be true. I'm not saying this is absolutely true, but this can be true. Which of the following is definitely false? मतलब it cannot be true at all. वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. The third lowest rating obtained is 37. So again यहाँ पे 37 मिल गया था अपने को. अगर यहाँ पे 37 होती third lowest rating, so these two would have been fine. 37 आ गया, अगर इसको मैं 1 भी ले लेता हूँ तो ये 12 बन जाता. And even then this entire thing would have been completely fine. तो ये true हो जाएगा. Right? What exactly can we say about D? The median of the 8 ratings is 37.5. Median rating अब यहाँ पे क्या होगी? Middle के दोनों का average होगा because even number of things are there. A median of the 8 ratings is 37.5, which should ideally be true because इन दोनों का sum is 75. तो अगर इन दोनों का sum 75 है तो उनका average would be 37.5. तो ये भी true होना चाहिए. The highest rating obtained is 40. Now this has to be our answer because बाकी सारे true हैं. But एक बार देख लेते हैं. अगर highest rating obtained is 40, तो 115 बचा, 115 था मेरे पास, 40 यहाँ पे चले गए. So what is left here? What is left here is 75. इसका मतलब इन दोनों का sum 75 होना चाहिए. तो 75 कैसे होगा? If this is 39, this becomes 36. But ये 36 हुआ तो इन दोनों का sum तो 72 होगा max. 36 plus 36. So this doesn't work. So 39, 36 will not be possible.
द अदर थिंग इज अगर ये 38 है, दिस हैज टू बी 37 बिकॉज मुझे 115 तो बनाना ही है. इन विच केस दिस बिकम्स 37 एट मोस्ट विच इज 74 विच इज अगेन नॉट 75. तो इसके आगे और कोई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, because of which our correct answer is going to be option E. The highest rating being 40 is not going to be possible at all. तो वो definitely false है. Again a manageable question, less information but iterative approach से इसको कर सकते थे. Next देखते हैं. Arun selected an integer x between 2 and 40 both inclusive. He noticed that the greatest common divisor of the selected integer x जो 2 और 40 के बीच में था and any other integer between 2 and 40 is 1. Now a lot of people might think that हम लोग prime numbers की बात करें. But you have to understand that अगर मैं 2 ले रहा हूँ which is a prime number, I will have numbers like 4, 6, 8, 10 which will all be multiples. So मुझे क्या करना है? I don't need multiples of prime numbers. Right? So I don't want such a situation to happen कि मैं prime number ले रहा हूँ और उसके multiples को भी ले रहा हूँ. अगर मैं 7 लेता हूँ let's say, standalone 7 and बाकी सब numbers में कुछ common नहीं होना चाहिए. But 7 का multiple 14 है, तो 7 and 14 will share a common factor of 2 as well. So that is not something that we are looking at. So I only need to look at prime numbers जिनके multiples यहाँ पे exist नहीं करते. Which basically means मुझे into 2 वाले numbers भी नहीं चाहिए. So I am thinking that अगर मैं देखता हूँ 11 into 2 22, 13, 26, 17, 34, 19, 38, but जैसे ही मैं 23 पे चला जाता हूँ, I am not going to get any multiple of 23. So now 23 is basically going to be the smallest number in this particular context, जो किसी भी number के साथ और एक factor share नहीं करेगा except 1. Similarly, if I am looking at 25 नहीं चलेगा, 27 नहीं चलेगा, 29 is a prime number, 31 is a prime number and 37 is a prime number. तो ये 4 numbers होंगे जो किसी के साथ कोई भी factor share नहीं करेंगे. So the correct answer here is going to be option C, that is 4 for this particular question. Might seem a bit tricky but बहुत easy question if you understand what exactly is the meaning of coprime. Coprime का मतलब होता है दोनों numbers के बीच का HCF is equal to 1 and that way you will be able to solve this very easily. एक और question देख लेते हैं. There is an industrial robot manufacturing company, उसको humanoid robots बनाने का एक project दिया हुआ है, task दिया हुआ है, and they need to pick items from a stack of shelves. The height of the topmost shelf from the ground is 7 feet. Let's say for example ये है 7 feet, ये shelf है सबसे topmost. To operate the robot has to move on a track running parallel to the stack of shelves. The track is fixed 1 foot away. तो ये अगर इसका base है तो 1 foot away यहाँ पे तुम्हारा track होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा robot. अब robot जो है वो ये वाले form में move कर सकता है. Let's say. Now what will happen? Further, the robot cannot bend its arms by more than 60 degrees from the horizontal plane, right? तो अब यहाँ पे अगर उसका arm जो भी है 60 degrees के आगे वो जा ही नहीं सकता, उसका arm जो भी यहाँ पे होगा. If the robot's arms are attached to its shoulder, what should be the minimum height of the robot from the ground to the shoulder for its arms to reach the topmost shelf? अब अगर shoulder यहाँ पे है और उसका arm straight है तो great, fine. बट उसके आर्म्स जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर, राइट. 60 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि अगर आर्म ऐसे हुआ, आर्म का लेंथ कितना होगा बताया नहीं अपने को, राइट. बट अगर ये हो जाता है उसके आर्म का सिचुएशन जहाँ पे ये 60 डिग्रीज अलाउड है, आई नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ द रोबोट यहाँ पे. तो ये हाइट के साथ रोबोट फंक्शन कर सकता है. नाउ आई नो दैट दिस इज 1, दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 30 डिग्रीज, right? So side opposite to 60 degrees अगर 1 है, right? If side opposite to 60 degrees is 1, what about side opposite to 30 degrees? Side opposite to 30 degrees we can say is going to be slightly less than that. So in this particular context अपने को मिल जाएगा यहाँ पे that the side opposite to from the horizontal plane 60 degrees बोला हुआ है, that is what we are looking at in this particular context. So horizontal plane से 60 degrees मतलब ये होगा, ये तो vertical वाली बात हो गई, तो ये 30 हो जाएगा. So if this part is 30 degrees and the other part is 60 degrees, I'll write it down for better visibility. So horizontal plane से 30 degrees बोल रहे हैं, so this is 60 degrees बोल रहे हैं, ये 60 है, ये 30 है. Now if side opposite 30 degrees is 1 unit, then side opposite 60 degrees will be √3 units. तो ये height चाहिए. अब पूरे के पूरे tower की height is 7 feet, तो 7 minus √3 अगर करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, which basically means the correct answer is option E here. Just have to use 30, 60, 90 and horizontal plane के साथ 60 डिग्री होना चाहिए. जो मैंने पहले 60 डिग्री लिया था that was against the vertical plane, तो ऐसे है ना, तो मैंने vertical लिया था, नहीं horizontal plane के साथ 60 होना चाहिए. You can also say horizontal plane के साथ 60, ऐसे ये भी हम लोग देख सकते हैं. And that's why 60, 30, 90 वाला triangle बनेगा. √3 will be the length that will not be required because अगर ऐसे जो shoulder है वो है arm है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा and it will be able to touch the topmost shelf easily. तो वो करेंगे.
टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन इंटेंसिव है. सो डू हैव अ लुक एट इट, ट्राई दिस वंस एंड देन यू कैन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू विजुअलाइज, बट येस कैलकुलेट करने में यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. There is a solid trophy consisting of two parts has been designed in the following manner. The bottom part is a frustum of a cone. Frustum of a cone मतलब एक कोन के अंदर से अगर मैंने एक पार्ट, अगर ऐसा कोन है मेरे पास, अगर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, so whatever is this base part that we have which looks like a bucket, inverted bucket kind of a thing, that basically is a frustum. ठीक है, तो ये बन जाता है एक frustum. अब यहाँ पे उसका बॉटम रेडियस इज 30. सो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो इसका बॉटम रेडियस जो होगा वो 30 हो जाएगा. फेयर इनफ. व्हाट अबाउट द टॉप रेडियस? द टॉप रेडियस इज 20, ये भी दिया हुआ है. हाइट इज 40, तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज नाउ 40. टॉप पार्ट इज अ हेमिस्फीयर. अब वो अलग स्टोरी, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाले पार्ट का तो देख लेते हैं. एंड आई नो दैट ऊपर हेमिस्फीयर होगा तो ऐसे कुछ होगा, तो ऊपर के सरफेस एरिया की कोई अपने को जरूरत नहीं है. वी हैव टू फिगर आउट, अगर सारी की सारी ट्रॉफी को गोल्ड प्लेट करना है, it basically means whatever are the exposed surfaces or the surface area, that entire thing has to be gold plated. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे इस फ्रस्टम का पूरा जो सरफेस एरिया है वो देखना पड़ेगा. एंड आई विल ऑल्सो हैव टू लुक एट द बॉटम फेस ऑफ द फ्रस्टम. तो वो अगर करेंगे तो अपने को फ्रस्टम का जो सरफेस एरिया है वो मिल जाएगा. नाउ टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी अगर मेरे पास एक कोन होता है, उसमें जो लैटरल सरफेस एरिया होता है, जो साइड वाला सरफेस एरिया होता है, वो अपने को मिलता है पाई आर एल से. Now what is L? L is the slant height that we have here. तो यहाँ पे I just need to understand what is the height and उससे अपने को ये slant height मिल जाएगा. अगर इसमें से मैं ये वाले कोन को जो मैंने कट किया है उसका अगर सरफेस एरिया निकाल दूं, then I am definitely going to get the surface area, lateral surface area of the frustum. वो बहुत easily अपने को मिल जाएगा. And that is basically what I need to understand in this particular context. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? Here if I am looking at what is happening in terms of this particular bit, I just have to understand what exactly is going to happen in terms of the lateral surface area of the frustum. So अगर बड़े कोन में से छोटे कोन का सरफेस एरिया निकाल देंगे, आई विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. तो ये अपने को मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड सी व्हाट हैपेंस. सो नाउ इफ यू आर लुकिंग एट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, अपने को करना है पाई इंटू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल माइनस पाई इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल. ये करने से अपने को फ्रस्टम का लैटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा. प्लस आई ऑल्सो हैव टू ऐड दी बॉटम जो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर वाला जो सर्कल है उसको भी अपने को ऐड करना पड़ेगा. एंड देन वी विल ऑल्सो हैव टू ऐड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दैट एग्जिस्ट, द हेमिस्फीयर दैट एग्जिस्ट. तो हेमिस्फीयर का क्या होने वाला है यहाँ पे? हेमिस्फीयर इज गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन दैट वी हैव. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, उसका रेडियस इज गोइंग टू बी 20. सो वी आर गोइंग टू डू 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ इफ वी गेट दिस एंटायर थिंग सॉर्टेड, वी शुड बी गुड टू गो. अपने को यहाँ पे जो लैटरल और जो स्लैंट हाइट चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर. अगर स्लैंट हाइट मुझे चाहिए तो आई एम बेसिकली सेइंग दैट अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको डिवाइड, सो दिस एंटायर थिंग, जो बड़ा वाला स्लैंट हाइट है वो कैपिटल एल होगा, जो छोटा वाला स्लैंट हाइट है वो स्मॉल एल होगा, ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा. Now, we also know that these two triangles are going to be similar, because of which जो small r और capital R का जो ratio होगा वो small h is to capital H का ratio भी होगा. We also know that the gap between these two is 40. So we can say that अगर ये छोटा वाला radius अगर 20 है and बड़ा वाला radius अगर 30 है as has been given to us, then the height of the smaller cone divided by the height of the larger cone also has to be 20:30 or 2:3. अब छोटे वाले कोन का हाइट को अगर मैं स्मॉल एच ले लेता हूं तो बड़े वाले कोन की हाइट की वैल्यू होगी 40 प्लस स्मॉल एच, बिकॉज 40 इज प्रेजेंट हियर. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर? वी आर गोइंग टू गेट 80 प्लस 2h इक्वल्स 3h. और इन अदर वर्ड्स मेरे को मिलेगा h का वैल्यू, स्मॉल h का वैल्यू इक्वल्स 80. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. अब अगर स्मॉल h का वैल्यू 80 है और स्मॉल r का वैल्यू अगर 20 है, then we will get the value of small l as well, right? We'll get the value of small l as well. Small l will be equal to root of 20 square plus 80 square. So we will say 6400 plus 400 root of 6800, ये पकड़ के चल लेते हैं. Similarly, large l की वैल्यू भी मिल जाएगी. कैसे मिलेगी? लार्ज रेडियस और लार्ज हाइट के हिसाब से. तो अगर स्मॉल हाइट 80 है तो लार्ज हाइट बिकम्स 80 plus 40, that is 120. So it will be root of 120 square, मतलब 14,400 plus 30 square, that is 900. So 14,400 plus 900, you will get 15300. अभी मेरे पास कैपिटल R है, स्मॉल r है,
एंड वी ऑल्सो हैव एवरीथिंग एल्स दैट वी नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो भी अपना आंसर बहुत ईजिली बन जाएगा. वी डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ डोंट नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सॉल्व दिस बिकॉज द ऑप्शंस आर फेयरली फार अपार्ट. तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो भी अपने को आंसर मिल जाना चाहिए. जो भी आंसर मिलेगा उसको अपने को 40 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ गोल्ड प्लेटिंग दिस एंटायर थिंग. सो पहले तो व्हाट वी कैन डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज पाई को हम लोग कॉमन निकालते हैं बाहर. सो वी विल गेट अ 22/7 आउटसाइड. पूरा का पूरा 22/7 जो है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पे. एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू थिंग्स एंड फिगरिंग इट आउट. सो कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल अगर निकालना है, कैपिटल आर की वैल्यू इज 30, कैपिटल एल की वैल्यू इज रूट ऑफ 15,300. अब 15,300 को कैसे करेंगे, यहाँ पे इधर वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट यूजिंग द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, या फिर वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी 17 इंटू 900, राइट. 17 इंटू 900 हो जाएगा तो 30 रूट 17 मिलेगा. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज 30 रूट 17 विल बी 4 पॉइंट समथिंग, राइट. सो 30 रूट 17 अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका लेना है तो 30 इंटू 4 पॉइंट समथिंग आई विल गेट सम 120. So L का value will be approximately you can say 120 and change because of course 15300 120 का square is 14,400. उसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड कर रहा हूँ. So it will be slightly more than 12,000. For all practical purposes you can say that root 17 is 4.1. 4.1 into 30 अगर करेंगे, again this is something that we do in terms of approximation, तो 123 कुछ आंसर आ सकता है, right. 123 कुछ आंसर आ सकता है यहाँ पे and that will be very close to the number that we have. So we can say that capital L का value is approximately 123. Small l 6,800 है. Now we know that 80 square is 6,400. So 80 square से तो of course ऊपर आना चाहिए. 85 square, if you know your numbers, you will see that 85 square is 7225. So 80 और 85 के बीच में again we can say that this is some 83. Approximate करना है तो you can also use your on screen calculator and you will be able to handle this. तो एक एक करके सारे parts की value ढूंढ लेते हैं and let's add everything then multiplied by 40. So पहले वाले में पाई इंटू आर इंटू कैपिटल एल अगर करना है, so you are going to get 22. You basically have to do the square root first. So square root of say 15300, this is what we are going to get, multiplied by 22 divided by 7 multiplied by the capital R or 30 that you have. तो पहले वाले का वैल्यू हो जाएगा 11,663 अप्रोक्सीमेटली. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सेकेंड वाले पार्ट की बात अगर करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट हियर एज पाई इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल. सो वी आर गोइंग टू सी स्मॉल एल की वैल्यू. सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 6,800 फर्स्ट एंड विल मल्टीप्लाई इट बाय 22 डिवाइडेड बाय 7. तो ये फाइंड आउट करेंगे इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे एंड देन विल मल्टीप्लाई इट बाय दिस बाय द स्मॉल रेडियस विच इज 20. तो ये कर देंगे यहाँ पे 20. So we are going to get 5183 kind of a thing. So minus 5183 is what you will get and plus pi r square. So 22 by 7 into capital R square and 2 into pi into small r square. So very easy ones, these ones. So 22 divided by 7 into capital R square which will be 900. So we can just say 22 by 7 into 900. तो अपने को value मिलेगा 2829 approximately. एंड अगर मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर, सो विल गेट 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 400. सो वी विल गेट 2514 हियर. ऐसे कुछ तो इसके वैल्यूज आएंगे. नाउ इफ यू ऐड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट द आंसर हियर. सो 11663 माइनस 5183 प्लस 2829 प्लस 2514 ये मिल जाएगा अपने को एज 11823. ठीक है, बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अवर आंसर बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 40 बिकॉज हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर का वैल्यू इज 40 रुपीज, राइट. सो इंटू 40 अगर करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 472920 ऐसे कुछ मिलेगा. यू लुक एट इट, दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव हियर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ई फॉर दिस वन. थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बट देन इफ यू परसिस्ट द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी टीडियस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग. तो अगर हो रहा है तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर वेल. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. A, B, C are all positive integers with 4a greater than b. ये दिया हुआ है. Which of the following conditions is both necessary and sufficient? Necessary मतलब अगर एक condition नहीं होगी I will not be able to answer the question. And sufficient का मतलब इतना ही condition चाहिए और extra मुझे कोई information नहीं चाहिए. So what we will do in this particular cases, we will look at each option individually and see what happens. अभी अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 raised to something, 21 raised to something, 49 raised to something, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सो व्हाट आर वी सेइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट? वी आर सेइंग दैट अगर ये पावर्स सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हुए तो मेरी लाइफ बन जाएगी.
So what I will do is I will write everything in the form of powers of 3 and powers of 7. अब 3 के पावर्स कैसे बन रहे हैं, a यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे भी you have 3 into 7 है ना, तो 3 से एक ही पावर आएगा. So we will get plus 3a minus b. बाकी तो कोई भी टर्म 3 को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है. व्हाट अबाउट 7? 7 में एक पावर मुझे यहाँ पे 3a माइनस बी वाली मिल जाएगी, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे 7 आ रहा है. एंड 49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2b प्लस सी को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 4b प्लस 2c अपने को मिल जाएगा यहाँ पे. नाउ आई नो दैट 4a माइनस b हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस आई हैव टू एंश्योर. एंड ये वाला भी जो पार्ट है 3a minus 3b or sorry 3a plus 3b plus 2c again has to be a multiple of 3. ठीक है, अब ये दोनों 3 के मल्टीपल होने चाहिए. Now you know that 3a already is a multiple of 3, 3b already is a multiple of 3. तो यहाँ पे 2c जो है वो multiple of 3 होने के लिए I know that c has to be a multiple of 3. ठीक है, c has to be a multiple of 3. अपने को पता करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, या फिर होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे. So c basically has to be a multiple of 3 for this thing to be a positive integer. So necessary है, हाँ of course necessary है that c has to be a multiple of 3. That is what we are looking at. The second thing is 4a minus 3 has to be a multiple of 3. देखो यहाँ पे 3a is already a multiple of 3. So 3a plus a minus b अगर करेंगे तो a minus b again has to be a multiple of 3. अगर ये मुझे कोई बता दे that c is a multiple of 3 and a minus b is a multiple of 3, then we know for sure that this is definitely going to be a positive integer. ये मुझे समझ में आ जाएगा. If a minus b is equal to c, if a minus b is 2, तो फिर तो नहीं होगा. That is going to be a problem, right? That is going to be an issue for me. So a minus b equal to c is not a sufficient condition, right? A minus b equal to c हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, we don't know. But it is not exactly a necessary condition, neither is it a sufficient condition. A minus b plus 2c is divisible by 3. तो ये वाले पार्ट में ठीक है, a माइनस बी स्टैंड अलोन कैन बी डिविजिबल बाय 3, c कैन बी डिविजिबल बाय 3, बट इन दोनों का सम डिविजिबल बाय 3 मे और मे नॉट हैपन. a b एंड c आर डिविजिबल बाय 3. हाँ, a b एंड c आर डिविजिबल बाय 3, आई कंप्लीटली अग्री. बट क्या a और b को इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल होना नेसेसरी है? दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ विच दिस इज नॉट राइट. a माइनस b हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3. A can be 4, B can be 1. A and B need not be divisible by 3 individually. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते, they think that C is also right. Because C is right, but is C necessary? अपने को necessary चीज चाहिए. C points towards the answer that it has to be right, but it's not necessary that A and B have to be divisible by 3. It is okay for A and B to be divisible by 3, right? But it is not necessary. So if you want to get into IIM Ahmedabad, it is not necessary that you have to get calls from IIM Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, right? So that is basically the difference. बहुत ही weird analogy है, but it is how it works. A minus B and C are divisible by 3, absolutely yes. ये होना ही चाहिए. अगर ये है तो ही मैं बोलूँगा अपना आंसर करेक्ट है. And that is why the correct answer in this particular context is going to be option D for this one. So of course कुछ questions हैं जो easy है, कुछ questions हैं जो difficult है, कुछ moderate है. You have to find a mix of these questions which will help you get the best scores. So out of the 16 questions that are there in quant, I'm sure that you would have been able to handle around 7 to 8 at least, especially from the part 1 and part 2 of this series. So वहाँ से बहुत easily बन जाता, and of course that would have helped you get a good score when it comes to the QA part. DI वाले पार्ट को देखेंगे in the other 2 videos, तो वहाँ पे DI के sets discuss करेंगे, and overall I think it is possible for you to hit a 15 in this particular section.